Hey guys, welcome back in this video. I hope everything is going good with you. If there is any issue, my friend, any issue regarding your personal, professional, career related, study related, any issue with your life, you can ping me on my WhatsApp 836-847-9717 and don't hesitate to share anything if that is bothering you. कई बार होता है कि पढ़ाई में ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि दिमाग में कई सारी चीज़ें और चल रही होती है. अगर आपकी फैमिली में है लोग जो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. पर अगर फैमिली में सपोर्ट नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकें, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी. इट कैन बी एनी प्रॉब्लम. एनी का मतलब समझते हो क्या है? एनी का मतलब कुछ भी. जो आप किसी से नहीं बोल सकते वो भी, कुछ भी. एंड एवरीथिंग यू शेयर विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. सी, आई एम द पर्सन हु कैन टॉक ऑन एनी टॉपिक. एनी टॉपिक यू नेम इट, आई कैन डिस्कस दैट. राइट? क्योंकि मैंने पहले खुद सब रिसर्च करी है ना, हर टॉपिक पे रिसर्च करी है ना. मुझे क्लैरिटी नहीं मिली बचपन में. मैं पूछता हूँ, सवाल पूछता था मैं कि ऐसा क्यों है. घर पे पूछा जाएगा, नहीं बताता कोई, गलत जवाब देते हैं. ऐसे करने से ये होएगा, या कुछ करने से पाप लगेगा, ऐसा कुछ. या फिर उल्टे सीधे मतलब जवाब जिसके सही आंसर नहीं होते. जैसे बच्चा कहाँ से है भगवान देता है, समझ रहे हो आप? एक उदाहरण दे रहा हूँ. ये क्यों नहीं करना होता, ये ऐसे ही क्यों करना होता है. जब वो रिलीजियस रिचुअल ऐसे ही चल रहा है, ये करना ही पड़ेगा. मतलब कि आपको सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे हैं, आपको रॉन्ग बिलीफ जो है दी जा रही है. तो मैं कहीं ना कहीं उससे परेशान हो गया और इसीलिए जो है मैंने बचपन से यानी फोर्थ स्टैंडर्ड से, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद से चीज़ें समझनी स्टार्ट करी. पहले आप कुछ बोल रहे थे, बाद में कुछ और बोल रहे हैं. वो तो ऐसे ही बोल दिया था. सही चीज़ क्यों नहीं बताते आप जी? पहली बार में सही चीज़ बताएंगे तो हमारा दिमाग और बेहतर जो है काम करना स्टार्ट करेगा, बट नहीं बताई जाती. मैंने हर चीज़ को डिकोड कर लिया. इस दुनिया में जितनी चीज़ें आप मेरे पास लेकर आओगे, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिकोडेड. आई मीन मैनी ऑफ द पीपल हैव डिकोडेड फॉर देम सेल्फ. आई डिकोडेड फॉर माई सेल्फ. बट आई कैन हेल्प यू आउट विथ एनी ऑफ द सिचुएशन. राइट? एंड एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है. आप लड़की हो, आप लड़के हो, कोई दिक्कत नहीं है. जो चीज़ आप बड़ी बताएंगे ना, वो मेरे लिए वो बहुत छोटी होगी, क्योंकि उससे बहुत बड़ी चीज़ें मैं देख चुका हूँ. चलिए फिर आगे हम बात करेंगे. एक मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको शायद. एग्जाम्पल था कुछ इस प्रकार था कि मैंने कहा था आपको इस एग्जाम्पल में लेट से यहाँ पर तो 1 करोड़ आ रहा था शायद, 1 करोड़ 100 आ रहा था. और मैंने एग्जाम्पल में क्या दिया था आपको? डू यू रिमेंबर इट? शायद मैंने बोला था 10 करोड़ 10 लाख बोला था क्या? 10 करोड़ 10 लाख अगर होगा तो मार्जिनल रिलीफ निकल कर आएगा नहीं आएगा, जरा देखना पड़ेगा ना अपन को. तो डोमेस्टिक कंपनी का केस ले लेते हैं. तो सबसे पहले क्या करना होगा जी, आपको यहाँ पर जाना होगा डोमेस्टिक कंपनी. तो डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स रेट है 30%. ये फ्लैट रेट है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है. तो 30% से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा कितना है भाई ये? 33,000,000. तो ये हो गया 3 करोड़ के आसपास आएगा. करेक्ट? साथ ही में यहाँ पर सरचार्ज लगेगा, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर हो गया है तो 12% रेट पर सरचार्ज लगेगा ऑन द इनकम टैक्स पोर्शन. तो 12% इसका निकाल कर देखते हैं कितना आ रहा है. 12% आ रहा है 36,000. तो टोटल अगर मैं करूँ 33,000,000 33,936,000. तो ये हो गया आपका 3,39,36,000. अब सवाल ये है कि अगर कल को मैं 10 लाख रुपए कम कमा लेता तो मेरा सरचार्ज की रेट कम लगती. अगर मैं सिर्फ 10 करोड़ कमा लेता तो मेरा टैक्स बनता 10 करोड़ में 30% मल्टीप्लाई करके 3 करोड़, और इसमें 7% और जोड़ता मैं 3 करोड़ में, तो ये आया 3 करोड़ या मल्टीप्लाई बाय 0.07, तो आ गया 21 लाख. तो 21 लाख को ऐड कर दूंगा 33 करोड़ में तो आएगा 3 करोड़ 21 लाख.
ये कितना आ रहा है 3,39,00,000। अगर मैं 10 करोड़ कमा रहा होता तो 10 करोड़ कमाकर भाइयों मेरा टैक्स बनता 3,21,00,000 रुपीज़ का। क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा लिया तो उससे मेरा टैक्स बन गया 3,39,36,000 का। तो क्या मैं देख सकता हूँ कितना ज़्यादा टैक्स मेरा बन रहा है? 339,36,000। तो कहीं ना कहीं मेरा ज़्यादा टैक्स बन गया 18,36,000 का, जो कि ठीक है, पर मेरी एक्स्ट्रा इनकम है 10 लाख की। तो 10 लाख की इनकम से ज़्यादा का टैक्स बन गया, तो दैट मीन्स कि मुझे जो है मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा 8,36,000 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसे मैंने कैलकुलेट करा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। अगर जो भी हमारे जो स्लैब रेट हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं सरचार्ज के, कि हल्का सा ज़्यादा होने पर सरचार्ज लगेगा या हल्का सा ज़्यादा होने पर ज़्यादा रेट पर सरचार्ज लगेगा, तो उन केसेस में आपको देखना होता है कि अगर आपकी इनकम थोड़ी सी कम रहती, उस केस में सरचार्ज कम रेट पर लगता या नहीं लगता, तो वहाँ पर आपका क्या टैक्स बनता, और ज़्यादा इनकम होने से आपका क्या टैक्स बना है। तो जो आपने ज़्यादा टैक्स बन रहा है, वो ज़्यादा इनकम जो है उस पर्टिकुलर स्लैब रेट के ऊपर की, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना। आप कहते हैं भैया देखो मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ, मैं 18 लाख रुपए ज़्यादा दे रहा हूँ, तो मैं 10 लाख रुपए कम ही कमा लेता ना। 10 लाख कम कमाता तो बचत ही होती मेरी। अभी मैंने 10 करोड़ 10 लाख कमाए और 18 लाख उसमें से मैं ज़्यादा माइनस करूँगा तो मुझे नुकसान ही है। इसीलिए आपको 8,36,000 का जो है बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे जो है हम और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये है कॉन्सेप्ट आपका डिडक्शन का। सही सुना जी आपने, डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है मेरे भाइयों। ग्रॉस टोटल इनकम से जो है कुछ डिडक्शंस मिलती है। एक तो होता है कि आप सैलरी की इनकम निकाल रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी की निकाल रहे हैं, पांचों हेड की निकाल रहे हैं, उसमें से डिडक्शन मिलती है। दूसरा होता है कि जब आप पूरी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते हैं, उसमें से फिर डिडक्शन मिलती है, जिसे बोलते हैं चैप्टर 6A की डिडक्शन, और इसके सेक्शन नंबर है 80C से 80U। जो आपके कोर्स का पार्ट है, इसमें हमने 80C सेक्शन को काफ़ी हद तक डिस्कस करा है, जिसमें कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट एटसेट्रा एटसेट्रा, म्यूचुअल फंड 3 साल का लॉक इन है, उन जगहों पर 80C की डिडक्शन मिलती है, और 1.5 लाख से ज़्यादा की नहीं मिलती है। चाहे भले ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो, रोक नहीं है, बट 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और डिडक्शन माइनस करने के बाद आपकी टोटल इनकम आती है, जिसको आप सेक्शन 288A में राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है सर। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम इनकम which are taxed at special rates. Very important. Income which are taxed under section 112, 111A, 112A, 115BB, BBDA, इसे काट देना, BBE एंड अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, वो BBE ही है और क्या है, करेक्ट। तो जहाँ भी स्पेशल रेट पर टैक्स लगती है, जैसे यहाँ पर 20% लगती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल उन 3 जगह से आ रहा है, लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जिस पे एसटीटी पेड है, तो रेट होती है 10%, और पहले 1 लाख एग्जेम्प्ट होता है, उसके बाद टैक्स लगता है। अगर वही शॉर्ट टर्म है तो 15% की रेट होती है। 30% लॉटरी, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, गेम शोज, अदरवाइज 60% लगेगी किस पे, अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो इन जगहों पर क्या होता है, अलग अलग रेट गिवन है, स्पेशल रेट पर टैक्स लगती है, इन इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं समझे सर क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको। मिस्टर एक्स है जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम है 4 लाख रुपीज़। 4 लाख में 2 लाख रुपीज़ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। सोचिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्या है, 30% रेट पर टैक्स लगता है, डायरेक्टली लगता है, ठीक है। 1.5 लाख है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक्स ने जो है 1.5 लाख रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करे हैं और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C लेना चाहता है। आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम है 4 लाख की, करेक्ट। उसमें से आप कहेंगे भैया 4 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम में से 1.5 लाख तक तो मैं माइनस कर सकता हूँ 80C में, करेक्ट। आपकी टोटल इनकम आएगी 2.5 लाख, करेक्ट, नॉट करेक्ट। ये बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको देखना है कि अगर ग्रॉस टोटल इनकम में ऐसी कोई इनकम है जिस पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है, तो पहले उस इनकम को हटाकर देख लो बाकी की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 लाख रुपए लॉटरी की और 1.5 लाख रुपए STCG दोनों को कंबाइन करेंगे तो 3.5 लाख रुपए जो है वो आपकी ऐसी इनकम है जो स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली है, और 50,000 ही ऐसी इनकम है जो स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम नहीं है। तो इसीलिए जो है 50,000 आपकी नॉर्मल इनकम है।
डिडक्शन आपको उतनी ही मिल सकती है, जो स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है उस पर तो डायरेक्टली टैक्स लग जाएगा एक तरह से। तो देयरफॉर 50,000 की डिडक्शन मिलेगी और टोटल इनकम आपकी हो जाएगी 3.5 लाख का। तो इसीलिए जब भी ग्रॉस टोटल इनकम आए अपने एग्जाम्पल में 4 लाख, तो आपने कहा 3.5 लाख तो स्पेशल रेट पर लगने वाली है और 50,000 नॉर्मल है। तो जब डिडक्शन माइनस करेंगे तो ये जो स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है इससे डिडक्शन माइनस नहीं हो सकती, इसकी तो हम कह कर लेंगे, अलग से जो है इस पर टैक्स लगाएंगे। और बाकी डिडक्शन आपको मिल सकती है, 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट करे मिल सकती थी, बट 50,000 से ज़्यादा नहीं मिल पाएगी क्योंकि इनकम ही नहीं है ना, जो इनकम है उससे ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते, इससे डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो मैक्सिमम 50,000 ही ले पाओगे और बाकी 3.5 लाख यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं रीबेट की। रीबेट किसको मिलता है सर? मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करेगी तो रीबेट मिलेगा, बट वो सभी टाइप ऑफ पर्सन के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, व्हेन आई एम सेइंग दीज वर्ड्स ईच एंड एवरी वर्ड काउंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीबेट की बात करते हैं मेरे दोस्तों। रीबेट अंडर सेक्शन 87A रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है और बाकी सबको नहीं मिलता। अगर टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं कह रहा, टोटल इनकम कह रहा हूँ, 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है तो आपको 12,500 की मैक्सिमम रीबेट मिल सकती है। सेक्शन का नंबर याद करना है, सेक्शन क्या है? 87A। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। मिस्टर एक्स एक नॉन रेजिडेंट है जिनकी टोटल इनकम 3 लाख रुपीज़ है, आपको रीबेट कैलकुलेट करना है। अच्छा 5 लाख से कम इनकम है ना, तो 12,500 तक का रीबेट मिल सकता है। अरे भैया रेजिडेंट को मिलता है, नॉन रेजिडेंट को मिलता नहीं है, अपने लोगों को हम ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, तो यहाँ पर रीबेट ही नहीं मिलेगा। समझे आप एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है? प्रीवियस ईयर 2021 में मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है जिनकी टोटल इनकम है 2.70 लाख, 2,70,000। आपको रीबेट कैलकुलेट करना है। रीबेट कैलकुलेट करने से पहले टैक्स तो कैलकुलेट कर लो मेरे भाई। फर्स्ट कैलकुलेट इनकम टैक्स। 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगेगा। 2.5 लाख के बाद का जो 20,000 है उस पर 5% रेट लगेगी। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% की रेट लगती है। तो 2.5 लाख से ऊपर उठे, जहां तक इनकम थी वहीं पर खत्म हो गए, 2,70,000 तक जाकर वो जो ज़्यादा वाला पोर्शन है 20,000 का, उस पर 5% रेट पर टैक्स लगेगी, तो आपका 1,000 इनकम टैक्स आएगा। क्या मैं रीबेट 12,500 की माइनस कर दूं? द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स कि जो भी आप माइनस कर रहे हैं, जिस चीज़ से माइनस कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आप अप टू 12,500 ले सकते हैं। यहाँ पर 1,000 रुपये का इनकम टैक्स बन रहा है तो 1,000 ले सकते हैं, सिंपल इज दैट। तो आपका टैक्स पेबल आ जाएगा निल, और रीबेट जो है आपको मिल गई है क्योंकि आपने कंडीशन सेटिस्फाई करी थी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आ रहा है जो कि कभी पेपर में पूछा नहीं जाता, बट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि रीबेट जो है ना वो LTCG अंडर सेक्शन 112A की इनकम से नहीं मिलता है। तो दैट मीन्स कि अगर मान लेते हैं कि ये जो 20,000 की मान लेते हैं इनकम है, या ये पूरी इनकम ही है, मान लेते हैं 2,70,000 की, ये LTCG अंडर सेक्शन 112A वाली इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन विच STT हैज बीन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड। तो यहां पर इनकम टैक्स निकल कर कितना आएगा? इनकम टैक्स जो आएगा आपकी 2,70,000 जो इनकम आई है वो टोटल इनकम आई है, यानी कि एग्जेम्पशन वगैरह लेने के बाद आई है। 1 लाख तक टैक्स वैसे भी नहीं लगता, उसके बाद 2,70,000 आई है, तो इसमें जो है 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगा मान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट बाद में आने वाला है, बट फिर भी चलो एग्जाम्पल के तौर पे जैसा बता रहा हूँ उसे समझ लो, बाकी ये कॉन्सेप्ट आगे और आएगा। अभी मान लेते हैं 2,70,000, 112 की इनकम है, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लग रहा, बाकी जो है 20,000 जो है उस पर टैक्स लग रहा है, 10% का लग रहा है, 10% निकल कर आएगा 2,000 रुपीज़। 10% रेट पर लगता है, स्पेशल रेट पर लगता है, बट इससे रीबेट माइनस नहीं कर सकते। भले ही टोटल इनकम आपकी कम है, भले ही जो है आप सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, बट 112 वाली इनकम से रीबेट नहीं मिल सकता है। डिडक्शन तो किसी से भी नहीं मिल सकती है, जो डिडक्शन लेनी है सेक्शन 80C से 80U वो तो किसी भी स्पेशल रेट वाली इनकम से नहीं मिल सकती है, बट जो रीबेट है वो सिर्फ 112A वाली इनकम से नहीं मिल सकता है। अच्छा लॉटरी इनकम होगी तो लॉटरी इनकम पे टैक्स निकालोगे स्पेशल रेट पर अगर आपका टोटल इनकम कम है, 5 लाख से एक्सीड नहीं करता है, इनकम टैक्स की अमाउंट निकालने के बाद रीबेट माइनस कर सकते हो, तो आप कर लोगे। करेक्ट और नॉट? अब मैं आपको जो मैं चीज़ें बता चुका हूँ वो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक मैंने आपको बताया कि ग्रॉस टोटल इनकम से जब हम डिडक्शन माइनस करते हैं तो डिडक्शंस ये होती है सेक्शन 80C से 80U वाली। कहीं इन्वेस्ट कर दो, कहीं हाउस प्रॉपर्टी का कोई इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है, कोई डोनेशन दे रखी है, कोई मेडिकल प्रीमियम दे रखा है, कोई डिसेबिलिटी का है, अलग अलग दे रखा है, तो आपकी जो है टोटल इनकम आती है। ये हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे।
ये डिडक्शन जो है आप स्पेशल रेट वाली इनकम से नहीं ले सकते। अगर वो इनकम है तो हटा कर देखो, बाकी बची हुई इनकम तक ही आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। सेकंड, रीबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती, बट 112A वाली इनकम से नहीं मिलता। 112A वाली इनकम है वहां पर नहीं मिलेगा, इस इनकम पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा और 12,500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आखिरी कॉन्सेप्ट, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि जो आपकी पहली स्लैब रेट होती है ना, पहली स्लैब रेट 0 से 2.5 लाख, इस 2.5 लाख को बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इंडिविजुअल के केस में, हिंदू अनडेड फैमिली के केस में, सीनियर सिटीजन में 3 लाख होती है, वेरी सीनियर सिटीजन में 5 लाख होती है। इस पहली लिमिट को बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्योंकि यहां तक टैक्स नहीं लगता है। क्लियर और नॉट? बोलो यस सर, यस सर, क्लियर है सर। आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेता हूँ और आपको लगेगा भाई ये सिर्फ अकेले अपने आप ही बोले जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आपको हाँ आपका भी थोड़ा सा मन बहल जाएगा कि हाँ ठीक है सर, हमारा भी इंटरटेनमेंट कर दिया थोड़ा बहुत बीच में। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखो मैं अपने CA इंटर तक ना, CA इंटरमीडिएट तक ना, CA को बहुत सीरियसली लेता था। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले, यस चार्टर्ड अकाउंटेंट CA बनेंगे, ICA का कोई इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, चलो अटेंड करेंगे, CA बनने वाले हैं, आर्टिकलशिप करनी है, मेहनत करनी है। इंटरमीडिएट तक बहुत सीरियस मानता था इसे। पर जब मैं आर्टिकलशिप में गया तो फॉर्चुनेटली मुझे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले जो लाइफ को खुल के जी रहे हैं। CA बनने के बाद लाइफ में मज़े कर रहे हैं। मज़े का मतलब समझ जाइए हर टाइप के मज़े, गर्लफ्रेंड बनाने वाले भी मज़े, घूमना फिरना, ऐश करना, मज़ा। मैरिज नहीं करी डेफिनेटली, मैरिज नहीं करके रखे थे, और बहुत और भी लाइफ मतलब खुल के जी रहे हैं, हर दिन को जी रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं ज़िंदगी में। ट्रैवल करना है, टूर करना है, सब ट्रैवल टूर। और हाँ मतलब जो आप पर्टिकुलर प्लेस पे जा रहे हो जहाँ ऑडिट करने, वहाँ भी मज़े कर रहे हैं। मुरथल जाते थे तो मुरथल में चलो चले गए, सुखदेव दा ढाबा चले गए, कभी कहीं और चले गए, गुलशन दा ढाबा चले गए। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला कि ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो यहाँ से क्या मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया CA कोर्स को लेकर। मैंने कहा नहीं यार, इतना सीरियस नहीं है ये, सीरियस वाला कोर्स नहीं है ये जितना हमने बना के रखा हुआ है। हाँ काम अपनी जगह है, बट काम अगर आपने सीख लिया, काम में परफेक्शन लिया, तो काम आपके लिए खेल बन जाता है। तो मेरे लिए, मेरे सर के लिए, हमारे लिए वो खेल था। हम खेलते थे वहाँ पे जाके, मज़े करते थे। अच्छा मीटिंग करनी है, डिस्कशन करना है, तो वो हर चीज़ मज़ा है। और बस ऐश मार कर आते थे और सबसे बेस्ट काम कर आते थे। तो हमारा जब काम चाइना गया, RSM जो है उसका पूरा इंटरनेशनली, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की जो कंपनी है वो US की भी कंपनी है, तो जितने भी यूनिट्स हैं उसके पूरे वर्ल्ड में उसका काम RSM को मिला था, स्टार्ट ऑडिट। तो यहाँ से जब वर्किंग पेपर गए, उन्होंने कहा क्या गजब का काम किया है, मज़ा आ गया। इतनी डिटेल तो हमने कभी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में जितनी आपने बनाकर दे दी है। मैंने उन्हीं सर से सीखा कि आपने ऑडिट हो गया, वर्किंग पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई बात नहीं सर बन जाएगा। तो ऑडिट में अगर कोई क्लाइंट का है वहाँ पे परेशानी आ गई, क्या होगा, रिव्यू होने वाला है, बताना मत किसी को, ये रिव्यू होने वाला है, वर्किंग पेपर ही नहीं है, कैसे करें? हम कहते हैं हम बनाते हैं, बिना ऑडिट के वर्किंग पेपर तैयार साहब, डॉक्यूमेंट तैयार साहब, मतलब कुछ भी, मतलब खिलाड़ी बंदों से मिला हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, खिलाड़ी बंदों से मिला हूँ, इंस्पायर हुआ, क्या सर क्या मस्त आप कर रहे हो। तो इसलिए मैं जब CA फाइनल में आया तो मैंने लाइफ को, मतलब मैं मज़े मस्ती में लग गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन दो, मज़े मस्ती करो ये। तो CA फाइनल का जब मैं पेपर देने गया ग्रुप 2 का, उस ग्रुप 2 के पेपर में नवंबर 16 में मेरे एग्ज़ाम थे। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि कैसे मज़े मस्ती वाला बंदा मैं बन गया था, क्योंकि इंटरमीडिएट तक बड़ा सीरियस था। उसके बाद जो सर मिले, जो लोग मिले, काफ़ी मज़े मस्ती वाले लोग थे। वो परफेक्ट काम करते थे, बेस्ट काम करते थे जो कोई नहीं कर सकता, और उसके बाद भी ऐश करते थे, खेलते थे। ऑडिट करना है तो गेम खेलनी है, वो हमारे लिए वो गेम होती थी। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए गेम है। मैं सच में, मैं कोई, आपको क्या लग रहा है कि मैं कोई इसको 10 घंटे का अध्ययन करके पढ़ा रहा हूँ? नहीं, लैपटॉप खोला है, मज़े कर रहा हूँ, लेक्चर का लेक्चर बन रहा है, जो हमारा नई इनकम टैक्स की क्लास है वो रिकॉर्ड हो रही है। तो मुझे तो मस्ती करनी है। हाँ आपके लिए पढ़ाई हो सकती है, मेरे लिए पढ़ाई नहीं है ये, मेरे लिए तो गेम है। तो खैर अब मैं CA फाइनल में आ गया, स्टूडेंट्स काफ़ी सीरियस होते थे, और ग्रुप 2 का एग्ज़ाम था, देने गया। लास्ट पेपर था इनडायरेक्ट टैक्स का, IDT।
और पंगे लेने की मेरी आदत तो शुरू से है, इंटरमीडिएट तक नहीं थी, सीरियस था, उसके बाद पंगे लेने की आदत शुरू से है। तो आईडीटी का पेपर हुआ, चलो क्वेश्चन पेपर देख लिया, बट जैसे ही मैंने 2 बजे, जैसे ही 2 बजे आंसर शीट उठाई, तो आंसर शीट जो थी वो थोड़ी सी गीली थी, गीली, मतलब थोड़ा सा उस पर कुछ पानी सा लगा हुआ था। मैंने कहा इस पर मैं लिखूंगा, इंक से लिखूंगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो इंक फैल जाएगी। अब उतने में ही मैं चलो सोच रहा था चलो मैं लिखता हूँ या बोलता हूँ, बट इन्विजिलेटर जो होते हैं, एक तो क्लास के टीचर होते हैं और एक अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, प्रैक्टिसिंग सी जो वहाँ इन्विजिलेटर बनकर आते हैं, तो वो वहाँ पर एंट्री कर गए, निकलने वाले थे। मैंने कहा यार पंगे लेने की आदत है ही। मैंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी सर, सर शीट थोड़ी सी ना गीली है। तो उन्हें हाथ में ली। मैंने कहा चलो, बोलेंगे सीए इंस्टीट्यूट है, बोलेगा कर लो यार, काम चला लो। तो मैंने पंगे लेने के लिए बोल दिया, मैंने कहा चलो काम चलाने के लिए बोल देंगे, क्या दिक्कत है। बट उन्होंने हाथ लगाया ऐसे, उन्होंने कहा सच में गीली है। हाँ, तो मैं ऐसे पीछे मुड़कर देखा, मैंने कहा पूरी क्लास मुझे देख रही है, भाई ये क्या कर रहा है बंदा, ये तो पेपर डिले कराएगा हमारा। तो मैं घबरा गया लोगों को देख के कि भाई ये गीली बोल रहा है शीटें। मैंने कहा सर एक काम करो, कोई नहीं मैं काम कर लूँगा, चला लूँगा मैं, मेरे को दे दो शीट, आप मुझे शीट दे दो, आई विल मैनेज। बट सर ने कहा नहीं। उसने डांट लगाई जो वहाँ पर टीचर थी कि आपने इतना भी चेक नहीं किया कि शीटें गीली आई है। तो उसने कहा सर आप देख लेते, आप थे नहीं अवेलेबल। कहता मैं आ गया था टाइम पे, मैंने पावर देखी तब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग सी आई सी के जो इन्विजिलेटर होते हैं डांट रहे थे उन्हें, तो मैंने प्रैक्टिकली देखा कैसे डांट रहे थे। मैंने कहा ये तो भैया बवाल मच गया, यहाँ पे लड़ाई हो गई अब। उन्होंने कहा सारी शीटें लो वापस, दूसरा पैक आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको। मैंने कहा ठीक है सर, ये पंगे लेने की आदत है शुरू से, क्या करें। तो 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा मिल गए, वैसे 10 ही मिनट एक्स्ट्रा दिए फिर उन्होंने। 5 बजे होता तो हमारा 5:10 पे जो है पेपर लिया गया, 5:15 तक देना चाहिए था टाइम। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, जो दे दिया दे दिया, मैं तो मज़े करने गया था, तो टाइम पास कर कर आ गया, पास हो गया हाँ इसमें। और ग्रुप 1 में भी ऐसे ही टाइम पास किया था। ग्रुप 1 में तो ये पीछे ही सेंटर आया था, यहाँ मेरा जो घर है उसके सामने डिसेंट पब्लिक स्कूल है, सेक्टर 3 रोहिणी। तो मैं यहाँ पर एक ये बॉटल है मेरी, ये देखो, ये बॉटल है और एक पाउच है और ये कैलकुलेटर है, यही लेकर जाता था। धूल मिट्टी लगी हुई है, हालांकि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है। एक छोटा सा पाउच होता था, उस पाउच में सब डाल दिए, पेन वेन डाल दिए, बॉटल ले ली, इसमें ये पकड़ा, एक में बॉटल पकड़ी, अपना ये पजामा में निकल गए, पजामा टी शर्ट पहन के घर के ड्रेस में निकल गए। चलो यार पीछे ही है, वॉकिंग में 10-15 मिनट में जाकर एग्ज़ाम देकर आते हैं। और पहला पेपर था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। अब पंगे लेने की आदत है शुरू से, मैंने बता दिया कि भाई आईपीसीसी इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद है कि फाइनल जब क्लियर होगा सीए बन जाएंगे, अभी मज़े करो, मस्ती करो, मतलब पढ़ाई बेस्ट करो। मैंने अगेन बोला, मज़े मस्ती का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई ना करो, पढ़ाई लिखाई बेस्ट करो और उसको उसके मज़े करो आप, कि अच्छा ये तो गेम है, आसान है बहुत, कुछ है ही नहीं इसमें। तो मैं पहुंच गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। और मैं पहुंचा तो थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, फिर 2-4 लोग आए, स्टूडेंट वगैरह आए, वहाँ पर बैठे। तो मैंने देखा पंखा चल नहीं रहा, गर्मी का माहौल था, ये तो मई 16 का पेपर था, नवंबर 16 तो बाद में दिया मैंने, मई 16 की बात बता रहा हूँ। तो पंखा नहीं चल रहा था। मैंने कहा यार वैसे तो गर्मी है, पसीने में भी लिख लेंगे, आईसीआई के सेंटर का आपको पता ही है कैसे होते हैं, कभी पंखे नहीं चलते तो कभी लाइट चली जाती है। आईपीसीसी में इंटरमीडिएट में लाइट चली गई, 1-1.5 घंटे तक लाइट ही नहीं थी, बिना लाइट के पेपर लिखा था मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का। कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है, सेंटर की हालत तो सबको पता ही है, मैंने कहा मैनेज कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, बट फिर भी बोल तो देते हैं। टीचर आई तो मैंने कहा मैडम ये पंखा नहीं चल रहा है। और तो बच्चे देखकर बोल रहे हैं अरे यार तू क्या कर रहा है, तू मज़े ले रहा है, सीए फाइनल है ये। मेरे लिए ऐसे ये हल्के हल्के में निकालना है मेरे को, क्योंकि वहाँ बच्चे यार सच में सीरियसली आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे तरह हल्के में लेने के लिए नहीं ना आते। तो टीचर ने दूसरे टीचर को बुलाया, इन्विजिलेटर को बुलाया, कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। टीचर ने बोला क्या हो गया, क्या हो गया, किसने कंप्लेन कर दी, क्या हो गया। मैंने कहा मैडम पंखा नहीं चल रहा है, ये गर्मी बहुत है। तो मैंने कहा कोई नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, डोंट वरी एट ऑल। कहते नहीं नहीं आपको आगे वाली सीट देंगे, आगे बैठो आप। तो उन्होंने मुझे सबसे आगे बैठा दिया यहाँ पर सीट में, वैसे यहाँ पर आई थी मेरी सीट, यहाँ गेट की एंट्री थी, तो पंखा नहीं चल रहा था ऊपर वाला, तो मेरे को आगे बैठा दिया सबसे फर्स्ट डेस्क पे। तो मैंने कहा थैंक गॉड यार, अब कोई चीटिंग वीटिंग करेगा मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ध्यान से पेपर किया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काफ़ी टफ पेपर आया था, मेरे 69 मार्क्स आ गए उसमें एग्जामिशन, ये भी हल्के में निकाल दिया। पर एसएफएम का जो पेपर हुआ उसमें यहाँ बीच में, यहाँ मिडिल रो में सीट आ गई थी। अब फिर ये वाला बंदा पूछ रहा है मुझसे, ये वाला पूछ रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, भाई आंसर बता इसका क्या, इसका क्या होगा। तो वो थोड़ा सा ना मेरे 15-20 मिनट वेस्ट कर दिए इन्होंने।
वरना इसमें भी एग्जामिशन आ जाती है, एसएफए में भी एग्जामिशन आ जाती है, वेस्ट कर दिया उन्होंने टाइम। और कोचिंग मैंने किसी की ली नहीं थी वैसे, फाइनल में बता दूं, मैं सब सेल्फ स्टडी से किया था। और वीडियो लेक्चर जो देखे थे वो सिर्फ मैंने इसके देखे थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, प्रवीण शर्मा सर के। और बाकी ये कोई फ्री थोड़े बहुत वीडियो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सब सेल्फ स्टडी। और ग्रुप 2 में तो वीडियो भी नहीं देखा था कोई। तो ये यार पढ़ाई मेरे को वैसे भी नहीं करनी थी, बट सीए थोड़ा सा कर ली, अब टाइम पास हो गया थोड़ा सा, और कुछ थोड़े बहुत पैसे वैसे मिल गए। बाकी अब जो कर रहा हूँ वो फिर मैं वही है, टाइम पास आप कह लो या बिजनेस कह लो, मतलब मैं मज़े ही कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाना मेरा शौक है, अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, तो बस यही है। और भी बिजनेसेस और भी सेटअप करूँगा इसके अलावा भी, ये तो खैर एक मेरा पैशन है, बट इसके अलावा और भी बिजनेसेस मैं सेटअप करने वाला हूँ, तो वो भी एक खेल है मेरे लिए। बिजनेस मेरे लिए खेल बन रहा है, आई एम जस्ट प्लेइंग द गेम, राइट। तो ये चीज़ें हैं, हो जाती है। आप एक्सपीरियंस, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है आपको, बहुत ज़्यादा आप शार्प हो, परफेक्शन के साथ चीज़ें करना आता है, चीज़ें मालूम है कि क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली यही होना चाहिए, तो फिर आपके लिए फिर वो ये पूरी गेम है, ये दुनिया जो है, गेम खेलो, ऐश करो, मज़े करो, मज़े मारो। तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट की बात कर रहे थे। लास्ट कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ आज का। लास्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मैंने बताया ना, 0 से 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख तक, 5 लाख तक नहीं लगेगा। हम कहते हैं कि जो स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है, उस पर तो आंख बंद करके ग्रॉस टोटल इनकम से उसको साइड में निकाल दो और उस पर आंख बंद करके जो है टैक्स लगा दो। अब मान लेते हैं किसी की इनकम ही जो है 2 लाख की इनकम आई है स्पेशल रेट वाली, लॉटरी इनकम आई है लेट्स से, तो उस पर सीधा 30% लगेगा, भले उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख भी ना हो, क्योंकि स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम को हम छांट लेते हैं अलग, उस पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगाते हैं, कहानी खत्म। बट यहाँ पर एक्ट में एक बेनिफिट दे दिया कि अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई है, यानी 2.5 लाख तक की लिमिट बची हुई है, 2.5 लाख पूरे आपके खत्म नहीं हुए हैं, या 3 लाख या 5 लाख जैसा भी केस है, आपके पूरे खत्म नहीं हुए हैं, द लिमिट इज स्टिल पेंडिंग, बट क्योंकि स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है उसको आप अलग निकाल रहे हैं और उस पर टैक्स लगा रहे हैं, जबकि आपकी एग्जेम्पशन लिमिट पूरी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो जितनी एग्जॉस्ट नहीं हुई है उसका हम बेनिफिट दे देंगे फॉर ओनली 3 इनकम्स, दैट इज 112, 112A, 111A। इन 3 इनकम के लिए हम बेनिफिट दे देंगे। क्या समझे आप? कि अगर मेरी बाकी नॉर्मल इनकम मान लेते हैं कि 2 लाख आ रही है, लेट्स से मेरी नॉर्मल इनकम 2 लाख आ रही है, एलटीसीजी की मेरी इनकम जो है वो 2 लाख आ रही है, तो कितना हो गया? 4 लाख हो गया। मेरी लॉटरी इनकम भी आ रही है 1 लाख रुपए, तो टोटल हो गया 5 लाख। तो अगर मैं इसको ऐसे लूँ कि भाई 2 लाख पर तो सीधा सीधा 20% का टैक्स लगेगा, 1 लाख पर सीधा 30% का लगेगा, 2 लाख नॉर्मल इनकम है, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट ले आए हैं और कह रहे हैं देखो आपका तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना था, तो 2 लाख तक तो नहीं लग रहा है ना, 2 लाख आपकी नॉर्मल इनकम में टैक्स लग ही नहीं रहा है, बट आपकी 50,000 की लिमिट और बच गई है, अगर 50,000 ज़्यादा भी कमा लेते तो टैक्स नहीं लगता। तो इसीलिए जो आपकी 112A, 111A की इनकम है, उसमें से कुछ इनकम इस 50,000 के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो मैंने एडजस्ट कर लिया, तो इस केस में मैं जो ये 2 लाख रुपए हैं इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा और 1.5 लाख रुपए जो बचेंगे उसी पर टैक्स लगाऊंगा। सर लॉटरी इनकम का क्या होगा? बाकी कोई इनकम पर कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो आंख बंद करके टैक्स लगेगा ही लगेगा। सिर्फ इन 3 इनकम के लिए बेनिफिट दिया गया है, ठीक है ना सर। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है जिनकी ग्रॉस रोड इनकम है 8 लाख रुपीज़, 3 लाख है 112A सेक्शन से, 1 लाख है 112A से, 3 लाख है 111A से, ये तीनों ही स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है। मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट करा है 5 ईयर्स की एक टैक्स सेवर एफडी इन्वेस्ट करी है, यानी कि उनको 80C की कोई डिडक्शन मिल जाएगी। इनकम टैक्स कैलकुलेट करिएगा, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 8 लाख में स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम कितनी है? 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपीज़, जिससे डिडक्शन मिलती नहीं है। स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम तो कोई भी हो, डिडक्शन तो उससे मिलती नहीं है, तो मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख की ही मिल सकती है, भले ही आपने 2 लाख इन्वेस्ट करे हो। तो आप डिडक्शन ले लेंगे, आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। ये टोटल इनकम जो है स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है 111, 112, 112। आप आंख बंद करके इस पर टैक्स लगा सकते हैं, बट आपका एक्ट बोलता है कि आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए तक है, तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप 2.5 लाख तक इनकम एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप 112 की 3 लाख रुपए की इनकम है ना, इस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, 20% रेट पर टैक्स लगता है। तो 3 लाख में से जो है 2.5 लाख रुपए जो है एडजस्ट कर लेंगे, 2.5 लाख एडजस्ट कर लेंगे, 50,000 पे लगाएंगे टैक्स 20%। बाकी ये जो बच गई 3 लाख की इनकम आंख बंद करके लगाएंगे 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और 1 लाख 112A है उस पर 10% रेट है।
तो ये आपका इनकम टैक्स आएगा। रीबेट आपको मिलेगा नहीं क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा है, सरचार्ज लगेगा नहीं 50 लाख से कम है। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे ऐड करोगे तो इनकम टैक्स पेबल आएगा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ स्पेशल रेट से डिडक्शन पहले माइनस नहीं करी, पहली चीज़। दूसरा, जब मैं स्पेशल रेट पर टैक्स लगा रहा था तो मैंने दूसरी तरफ देखा बाकी नॉर्मल इनकम कितनी है। नॉर्मल इनकम जो भी है उसमें 2.5 लाख तक टैक्स तो लगेगा नहीं। यहाँ नॉर्मल इनकम थी नहीं, तो पूरा का पूरा 2.5 लाख की एग्जेम्पशन मेरी बची हुई थी। अगर नॉर्मल इनकम मान लो 50,000 की होती तो 2 लाख की फिर भी मेरी लिमिट बच जाती ना, क्योंकि 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। तो बोलते हैं उस इनकम को जो आपकी लिमिट बची हुई है, वेस्ट हो रही है, उसे आप इन तीनों में से किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने इसको 112 की इनकम के साथ एडजस्ट करा जो मेरी लिमिट बची थी, क्योंकि 112 पर 20% रेट पर टैक्स लगता है, तो मैंने पहले इस इनकम को एडजस्ट कर लिया। ठीक है ना, इससे मुझे टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा। तो ये टैक्स प्लानिंग होती है। आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं, टैक्स ज़्यादा बनता उससे नुकसान होता। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल आ रहा है, मिस्टर एक्स जो है इंडिया में स्टे करा है इन्होंने 200 डेज, यानी कि ज़्यादातर इंडिया में रहते हैं इस साल, पर्टिकुलर साल, तो ये रेजिडेंट होंगे। ही अर्न फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर। सैलरी कमाई, बहुत अच्छा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया 50,000, 1 लाख तक तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है। लॉटरी है 30% टीडीएस के बाद आ रही है। एग्रीकल्चर इनकम है 5,000, डिविडेंड है इंडियन कंपनी से 11,50,000 डिविडेंड मिल गया। इंटरेस्ट ऑन एफडी अर्न बाय माइनर, माइनर ने इंटरेस्ट कमाया, माइनर डॉटर, अच्छा। 10% टीडीएस काटने के बाद है 60,000 रुपीज़ की अमाउंट। मैंने आपको टीडीएस का कॉन्सेप्ट करवा दिया कि सामने वाले ने आपका कुछ टैक्स काट लिया, 1 लाख आपने उससे अर्न करे बट उसने आपको दिए 98,000 लेट से। एग्जाम्पल कराया था ना मैंने, तो 2,000 उसने टैक्स काट लिया, बट एक्चुअली में तो आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, तो इनकम तो 1 ही लाख मानी जाएगी सर बिना टैक्स काटे। बट जब आप टैक्स निकालेंगे तो बोलेंगे अच्छा इतना मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, जो मेरा टीडीएस का कट गया है और मेरे नाम पर सामने वाले व्यक्ति ने जमा करा दिया है, तो वो मेरे इनकम टैक्स के पोर्टल पर मुझे मिल जाएगा। 26 एस डाउनलोड करना पड़ेगा, कभी डाउनलोड करके भी दिखा दूंगा आपको कैसे निकलता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। शायद अपनी टैक्स रिटर्न भरूंगा तो एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूंगा, आपको मौका मिलेगा तो दिखा दूंगा। एक्स इन्वेस्टेड 20,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कुछ हाउस प्रॉपर्टी ए से इनकम कमाई, यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट है इन्होंने करी टैक्स सेवर एफडी में, कुछ एलआईसी प्रीमियम इन्होंने पे करा है, तो ये सब इनको जो है एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी। इन्होंने कुछ 7,000 रुपीज़ का एडवांस टैक्स भी पे किया हुआ है, आपको जो है इनकम टैक्स निकालनी है। तो भैया रेजिडेंट है, इनकम टैक्स निकालनी है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये 2 लाख रुपए की सैलरी इनकम है, इसमें 50,000 माइनस नहीं करेंगे क्या? देखिए, अगर मैं एजम्पशन मानूँ कि ये कंप्यूटेड इनकम है, कि सब कुछ कैलकुलेट कर दिया हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी, तो उस केस में तो मैं 2 लाख लिखूंगा। और अगर मैं एजम्पशन लूँ नहीं कंप्यूटेड नहीं है 50,000 और डिडक्शन माइनस बिना करे दिया हुआ है, विदाउट डिडक्शन दिया हुआ है, तो मैं 50,000 माइनस करूंगा। तो इट इज़ बेटर कि जो इनकम दी है उसको आंख बंद करके लिख लो कि उस हेड की पूरी इनकम निकाल कर दी है। अब यहाँ पर जो है आप 2 लाख रुपए सीधा सीधा लिखेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 1,20,000, सीधा सीधा लिखेंगे। कैपिटल गेन आपने कमाया सर, कितना कमाया है 50,000, तो 1 लाख तक कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता, 112 ये वाला, ये मैंने आपको कराया था, तो यहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आप बोलेंगे सर ये जो LTCG जो कमाया गया है ये भी तो हो सकता है 1 लाख माइनस करके दिया हो। जी नहीं, ये आपको इनकम दी है, सैलरी से इतना कमाया, जो भी मेथड है सैलरी से इतना कमाया, तो सैलरी पूरी दे दी। LTCG जो है पूरा कैपिटल गेन का हेड का कैलकुलेट करके नहीं दिया, कैपिटल गेन के हेड का एक कंपोनेंट दिया है कि उसमें एक LTCG आपने कमाया है 50,000 रुपीज़ का, तो आप कहेंगे 50,000 ही टोटल कमाया तो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। अब यहाँ आपने जो है एग्रीकल्चर इनकम करी है, एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जेम्प्ट होती है अगर आप इंडिया से कर रहे हैं। सेक्शन 10 एग्जेम्पशन का सेक्शन है और उसके पहले ही क्लॉज में, या सब सेक्शन बोलना चाहो सब सेक्शन बोल लो, पहले ही क्लॉज में जो है एग्जेम्पशन दी हुई है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि आप लगा सकते हैं इनकम टैक्स बट नॉट ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपको लॉटरी इनकम, आपको केबीसी से विनिंग हुई है 30% टीडीएस काट कर, तो 30% टीडीएस काट कर इतनी इनकम हुई है, एक्स माइनस 30% एक्स 2.5 लाख आ रहा है, तो एक्स कितना आएगा 3,57,143। कैलकुलेट कर देख लो, या फिर 2.5 लाख को डिवाइड कर लो 70% से कि भाई खुद ही 70% है तो 100% कितना होगा, तो भी आएगा 3,57,143। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट डॉटर का है जो आपके लिए क्लब हो रहा है, सेक्शन 64(1)(a) कर लेना इसको। माइनर की इनकम आप में क्लब हो रही है टीडीएस काटे बिना। ये जो इनकम दे रखी है 60,000, ये 10% टीडीएस काट कर दी है, तो ये 90% है। अगर मैं 60,000 को 90% डिवाइड करूंगा तो आएगा 66,667। और 1,500 तो आप माइनस कर ही सकते हो, अगर आप माइनर चाइल्ड का इनकम ले रहे हो तो पर चाइल्ड आप 1,500 माइनस कर सकते हो। ये सेक्शन 10 क्लॉज 32 में एग्जेम्पशन गिवन है। आपको डिविडेंड मिला है, वाई लिमिटेड से डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड को डिविडेंड इनकम में डाल देंगे और टोटल आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अगर एडिशन में दिक्कत है तो मैं दोबारा करके देख लेता हूँ।
2 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 357,143 प्लस 66,667 माइनस 1,500 प्लस 1,11,50,000। तो सही आ रहा है। डिडक्शन जो है माइनस करेंगे, 80C की कितनी है डिडक्शन आप देख लीजिए, 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, LIC प्रीमियम पे करा, सबका टोटल भी कर लेंगे तो भी आपका 1.5 लाख से ज़्यादा बन रहा है, पर 1.5 लाख से ज़्यादा आप ले नहीं सकते हैं, तो 1.5 लाख माइनस करेंगे, बाकी टोटल इनकम आपकी आ जाएगी। यहाँ कैलकुलेट कर भी दिखाया हुआ है कि आपने इतना इतना इन्वेस्ट करा, बट 1.5 लाख से ज़्यादा अलाउड नहीं है। सर कंप्यूट करिए इस पर इनकम टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इनकम टैक्स लाइबिलिटी कुछ इस प्रकार आएगी कि जो आपकी लॉटरी इनकम है और KBC वाली इनकम है उस पर तो 30% आएगा, और जो आपकी नॉर्मल इनकम है वो 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होगी, बाकी के पोर्शन पर टैक्स निकल कर आएगा। 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होगी, बाकी पर टैक्स निकल कर आएगा। तो वो आपने टैक्स निकाल लिया, जैसे भी हम निकालते हैं 4% उस पर ऐड करा, दोनों के इनकम टैक्स अमाउंट पे 4% ऐड किया और आपका टोटल इनकम टैक्स आ गया। इस इनकम टैक्स से आप कह रहे हैं मैं कुछ तो यहाँ पर TDS मेरा कट चुका है, कहाँ कटा है, KBC में कट गया था, कुछ मेरे को बैंक से FD में इंटरेस्ट मिला, TDS कट कर मिला, तो आप कहेंगे इतना तो टैक्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, पहले तो मैंने ऐड कर दिया इनकम निकालते टाइम, क्योंकि वो TDS कट कर इनकम दे रखी थी, बट हम तो टोटल लेते हैं, बट जब टैक्स निकाल रहे हैं तो आप माइनस कर रहे हैं कि इतना तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और कुछ मैं एडवांस टैक्स की फॉर्म में प्रीवियस ईयर में ही पे कर चुका हूँ 7,000 रुपीज़, तो ये मेरा इनकम टैक्स पेबल आएगा, जिसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। समझे आप क्या बोला मैंने? तो ये आपका फुल फ्लैश जो है टोटल इनकम का क्वेश्चन हो गया एक, और अमेंडमेंट है, डिविडेंड जो है पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब टैक्सेबल होता है पूरा का पूरा, ये अमेंडमेंट भी आई है, मैंने इसको अमेंड कर दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट क्लास है, उसमें कुछ डेफिनेशंस पर हम चर्चा करेंगे, और ये चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर हम रेजिडेंशियल स्टेटस करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, एंड आई होप तब तक जो है ICAI का मटेरियल अमेंडेड आ जाएगा, तो कैपिटल गेन चैप्टर से हम अमेंडेड मटेरियल के साथ अपने नोट्स को अमेंड कर लूँगा। वैसे तो मैंने पूरा इनकम टैक्स कर लिया अमेंड, इनकम टैक्स का जो मेरा पूरा मॉड्यूल है, बट आपको एक चैप्टर बाय चैप्टर दे रहा हूँ। चाहता हूँ कि ICAI का मॉड्यूल आ जाए तो साथ में स्टडी मटेरियल भी कवर कर लें, और जो भी चेंजेस ICAI आपके लिए लेकर आए हैं उतने ही चेंजेस आपको कराऊँ। कई चेंजेस आपके कोविड वाले भी हैं, कोविड जो है कोविड के चलते जो है कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं करें, क्योंकि वो सिर्फ वन टाइम है। अगर ICAI उसको देगा कोर्स में तो उसको हम अलग से एंड में डिस्कस कर लेंगे, भैया सिर्फ कोविड के चलते हैं कुछ चेंजेस आए हैं, अदरवाइज इनकम टैक्स में उसका कोई लेना देना नहीं है। और नहीं देगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहेंगे, जो फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट है उसके साथ पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, डू रिवाइज एवरीथिंग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है। काफ़ी चीज़ें करेंगे डिटेल में, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे की क्लास हो सकती है, बट आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। 16 पेजेस का है, डिटेल में किया है। रेजिडेंशियल स्टेटस भी थोड़ा सा इन डेप्थ ही कराने की कोशिश करूंगा, बट जैसे ही 5 इयर्स ऑफ इनकम में आऊँगा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ। बेसिक मैंने अच्छे से समझा दिए, बेसिक अच्छे से समझा दिए, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, टू द पॉइंट बात करूँगा, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे।